हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे भाई अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस कर्व। तो देखो हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टेरिसिस की। तो देखो हिस्टेरिसिस क्या होता है। आपने मैग्नेटाइजेशन के अंदर बहुत सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी है। मैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगर हम इन्हीं क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बना देते हैं और उस ग्राफ से हम क्या करते हैं, किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वही हमारे पास क्या हो जाती है, हिस्टेरिसिस कर्व हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टेरिसिस की। तो देखो हिस्टेरिसिस आपका क्या होता है, इसके अंदर हम देखो हिस्टेरिसिस कर्व क्या होती है, द कर्व बिटवीन द बी और आई। बी आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। आई क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। तो या तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन ले लेंगे या फिर हम क्या ले लेंगे भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम इसको ले लेंगे। तो या तो हम इन दोनों के बीच में क्या, एक तो इन दोनों में से हम एक क्वांटिटी ले लेंगे, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या आएगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी एच। अगर हम बी और आई में से एक क्वांटिटी ले लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, एच होती है, और तब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। वो जो कर्व आती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, उसी कर्व को हम क्या बोल देते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व हम उसको बोल देते हैं भाई। तो वो हमारे पास हिस्टेरिसिस कर्व आती है। अगर हम क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आती है भाई, अगर हम हिस्टेरिसिस की बात करते हैं तो हिस्टेरिसिस क्या होता है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ बी और आई बिहाइंड एच। यानी जो हम वो कर्व बनाएंगे उसमें आपकी जो मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है या जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, बी और आई में से जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं उन दोनों में से एक क्वांटिटी बिहाइंड एच यानी एच से पीछे रह जाती है। व्हेन ए स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, इज सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, जब उस मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कर्व के अंदर क्या होगा, आपका जो बी और आई है वो आपका एच से पीछे रह जाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, हिस्टेरिसिस बोल देते हैं। ठीक है। तो यहां से मैंने आपको हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन बता दी, हिस्टेरिसिस कर्व किस किस के बीच में हम बनाएंगे वो चीज बता दी। अब जो ये हिस्टेरिसिस कर्व हम बनाते हैं इसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, उसकी हम बात करते हैं। तो हिस्टेरिसिस आपको पता लग ही गया होगा भाई, और ज्यादा अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो डेफिनेशन में क्या है, बी और आई एच से पीछे रह जाते हैं जब हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मेटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन है। अब इसकी जो हम कर्व बनाएंगे और कर्व के हिसाब से मैं आपको क्या करूंगा, ये चीज अंडरस्टैंड आपको करवाऊंगा। तो देखो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो आपकी किस किस के बीच में बनेगी भाई। तो देखिए भाई, अगर हम हिस्टेरिसिस कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, हम एक एक्सिस के लोग अपनी बी ले लेंगे और एक एक्सिस के लोग क्या ले लेंगे, एच। तो इस एक्सिस के लोग हमने क्या ले लिया, एच। यानी एच आपके पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। आपने ध्यान रखना ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो जाती है। इस y एक्सिस के लोग हम क्या ले लेते हैं, या तो आप b ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, i ले सकते हो भाई। ठीक है, b और i दोनों में से आप एक ही क्वांटिटी ले सकते हो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन b या फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है भाई, जिसको हम किसका नाम दे देते हैं, o का नाम दे देते हैं। अब देखो आपने एक सोलेनोइड पढ़ा होगा, सोलेनोइड आपका क्या होता है भाई, एक अंदर से इस टाइप से एक होलो पाइप होता है, उसके ऊपर हम क्या करवा देते हैं, एक वायर को वाउंड करवा देते हैं। और जब ये वायर माउंट करवाएंगे तो जब हम इसके अंदर करंट देंगे तो इसके अंदर क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी, और इसका क्या होगा, इफेक्ट डालेगा ये। यानी इसके अंदर हमने क्या निकाली थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, किसके इक्वल आई थी, म्यू नॉट
एन आई के इक्वल आई थी मैग्नेटिक फील्ड आपकी सोलेनोइड की। तो इसके अंदर देखो हमारे पास एक सोलेनोइड है, जब मैं इसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख देता हूं, ये हमने क्या मान लिया, सोलेनोइड हमने एज्यूम कर लिया भाई। इसके ऊपर मैंने क्या करवा दी, वायर वाउंड करवा दी, ये हमने करवा दिया भाई। अब इसके अंदर मैंने कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल क्या कर दिया, रख दिया। ये मैंने मान लिया वो मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैंने इस सोलेनोइड के अंदर क्या किया, प्लेस किया है। जब मैं इस सोलेनोइड के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा भाई, यानी देखो पहले इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं थी करंट की, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, करंट इसके अंदर इंक्रीज करेगा, यहां से आपका एंटर करेगा और यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस सोलेनोइड के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करवाऊंगा तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस स्पेसिमेन के अंदर से पास करेंगे, तो ये आपका जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रखा है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैं कंटिन्यूसली सोलेनोइड के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है या जो मैग्नेटाइजेशन इसका वो क्या होगा, कंटिन्यूसली ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा भाई। तो उसकी जो कर्व आएगी वो इस तरह से मैं दिखाऊंगा भाई। ये तो देखो यहां से मैंने क्या कर दी, मैंने H की वैल्यू को इस साइड में इंक्रीज किया, तो आपकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया आपका। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जितनी इसकी कैपेसिटी होती है ये अपनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, शो कर देता है। उसके बाद हम चाहे कितना भी करंट इंक्रीज कर ले सोलेनोइड में, इसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर जाके, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेता हूं भाई कि ये इस टाइप से कर्व आ गई, तो इस पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। यानी इससे आगे इस पॉइंट का मैंने क्या नाम रख दिया, ए नाम रख दिया भाई। ठीक है, तो ये ए पॉइंट के ऊपर जाके सैचुरेट हो जाएगा इस मेटेरियल की मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और उसके बाद ये आगे इंक्रीज आपका नहीं करेगा। तो फिर मैं क्या करता हूं भाई, अब मैंने करंट दिया था इस डायरेक्शन में, अब मैं करंट को क्या करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में देना शुरू कर देता हूं। यानी करंट को मैं क्या कर दूंगा, पहले मैंने इंक्रीज किया था, अब मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा। डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा तो H की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये इस टाइप से आएगा, यानी कि ये ऐसे नहीं आएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा, इस B पॉइंट के ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, यानी यहां पर देखो आपकी जो H की वैल्यू है वो तो क्या होगी, जीरो के इक्वल, लेकिन आपकी जो B की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर रह जाती है भाई। यानी कि जब मैं करंट को डिक्रीज करता आता हूं, यानी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को अगर मैं डिक्रीज करूंगा, तो जब आपकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो के इक्वल हो जाती है, यानी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लेफ्ट रहती है, किसकी, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी बाद में भी जब H की वैल्यू हम जीरो कर देंगे फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। फिर मैं क्या करता हूं भाई, अगर मैं इस मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करूंगा भाई। रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करने का क्या मतलब है, मैं इसको डिक्रीज करता लेके आ रहा था, अब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, लेकिन अब मैं इसको किस में इंक्रीज करवाऊंगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी रिवर्स ऑर्डर में इसको क्या करवाऊंगा, इंक्रीज करवाऊंगा इस H की वैल्यू को। आपका H इस साइड में भी तो है भाई, यहां पर भी तो H ही लाई करेगा आपका इस एक्सिस के लोग। ठीक है, तो जब मैं इसकी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करवाता हूं, तो रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करवाऊंगा तो इसकी कर्व आपके पास क्या आएगी, इस टाइप से आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी भाई, इस टाइप से एक कर्व आ गई। इसका नाम हमने क्या रख दिया, सी हमने नाम रख दिया इस पॉइंट का। तो देखो यहां पर आपके पास जब आपकी B की वैल्यू जीरो हो जाती है, B इस एक्स एक्सिस के ऊपर, Y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी B की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन H की वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, किसमें, रिवर्स ऑर्डर में। फिर मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा से क्या करूंगा भाई, और ज्यादा इंक्रीज करूंगा, यानी और ज्यादा डिक्रीज करवा रहा हूं ना मैं इसको, यहां से रिवर्स ऑर्डर में लेके जा रहे तो डिक्रीज करवा रहा हूं। जब मैं इसको और भी ज्यादा डिक्रीज करवाऊंगा तो ये मेरे पास इस टाइप से कर्व आएगी, यानी रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये फॉरवर्ड ऑर्डर में सैचुरेट हुआ था, उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सैचुरेट हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर में, और ये जो कर्व आपकी ये थोड़ी सी सीधी आएगी वही बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी रिवर्स ऑर्डर में क्या होगी, सैचुरेट होगी। अब यहां पर देखो आपकी B की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और H की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। अब मैं इस साइकिल को दोबारा से
उसी डायरेक्शन में चलाऊंगा। अब देखो मैंने इसको मैक्सिमम इंक्रीज करवा दिया था, यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमम डिक्रीज करवा दिया। अब मैं इसको दोबारा से क्या करवाऊंगा, इंक्रीज करवाऊंगा। जब मैं इसको दोबारा से इंक्रीज करवाऊंगा तो ये इस टाइप से आएगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया ई, ठीक है। तो जब मैंने h की वैल्यू को दोबारा से इंक्रीज करवाया तो यहाँ पर देखो दोबारा से फिर हमारे पास h 0 हो गया, लेकिन b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, यानी रिवर्स ऑर्डर में b की वैल्यू इसके अंदर रह जाती है। फिर इस b की वैल्यू को 0 करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से h की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, लेकिन अब की बार कैसे, पॉजिटिव साइड में इंक्रीज करवाएंगे भाई। तो पॉजिटिव में इंक्रीज करवाएंगे तो ये क्या होगा, इस टाइप से आपका ग्राफ जाएगा और ये यहाँ पर, यानी देखो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका। जब इसको रिवर्स ऑर्डर में मैं क्या करवा रहा हूँ, इंक्रीज करवाऊंगा, ये ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी वही आपकी ये, ठीक है। और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया f। तो देखो जब मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में यानी इंक्रीज करवाया तो ये यहाँ पर आ गई f पॉइंट के ऊपर h की वैल्यू आ गई, लेकिन b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, लेकिन h एग्जिस्ट कर गया। अब मैं इसको दोबारा से क्या करूंगा, इंक्रीज कराऊंगा h की वैल्यू को, तो ये हमारे पास इस टाइप से जाएगी और वापस a पॉइंट के ऊपर आपके जाके क्या हो जाएगी, सैचुरेट आपकी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाती है, जो ये कर्व आती है b और h के बीच में या i और h के बीच में, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। अब यहाँ पर देखो ये कर्व आपको समझ में आ चुकी होगी कि पहले हमने इसके अंदर करंट इंक्रीज करवाया तो उस स्पेसिमेन के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो गया और एक पॉइंट के ऊपर जाके सैचुरेट हो गया। तो वो किस कर्व के अलोंग गया भाई, वो ए के अलोंग, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया इस सोलेनोइड में करंट को। जब मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो ये क्या होगा, वो ए से बी के ऊपर आ गया, यानी एच की वैल्यू 0 होगी बिल्कुल, लेकिन बी उसके अंदर क्या होगा, एग्जिस्ट करता है अब भी। फिर इस b को 0 करवाने के लिए मैंने h की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करवाया, तो इसने कौन सी कर्व फॉलो की भाई, BC कर्व को इसने क्या किया, फॉलो किया। अब यहाँ पर क्या आ गया, b आपकी 0 हो गई, लेकिन h की वैल्यू रह जाती है। फिर मैं इस h की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में और भी इंक्रीज करवाया, तो ये क्या हो गई, इस D पॉइंट के ऊपर आके सैचुरेट हो गया, यानी इसके अंदर B भी इंड्यूस्ड हो जाता है हमारा दोबारा से। फिर मैं क्या करता हूँ इसको, फिर मैंने इसको यहाँ पर मैंने मैक्सिमम डिक्रीज करवा दिया, यानी 0 से नेगेटिव वैल्यू के अंदर भी। अब फिर मैंने इसको क्या करी, दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो दोबारा से देखो वहीं पर h की वैल्यू 0 के ऊपर आ गई, नेगेटिव से 0 आ गई, लेकिन b की वैल्यू फिर भी एग्जिस्ट करती है। अब इस b की वैल्यू को दोबारा से 0 करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यानी इसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करवाऊंगा, तो क्या होगा, b की वैल्यू 0 होगी, लेकिन h रह जाता है इसके अंदर। फिर मैं इस h को और भी ज्यादा इंक्रीज करवाऊंगा, तो ये कहां पर जाएगा, दोबारा से उसी सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर आपका ये पहुंच जाएगा। तो ये आपकी जो साइकिल है ये बार बार अपने आप को क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक बार इंड्यूस्ड करवाना है, उसके बाद इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते जाओगे, तो यही साइकिल आपकी बार बार रिपीट होती जाएगी। तो हिस्टैरिसीस के अंदर आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ बी और आई बिहाइंड एच when a magnetic specimen is subjected to under the action of repeated cycle of magnetizing field, ठीक है। तो जब हम बार बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड की साइकिल को करते हैं इसके अंदर, तो बी और आई हमेशा क्या रह जाते हैं, एच से बिहाइंड रह जाते हैं। देखो एच 0 के ऊपर आ गया, लेकिन बी और आई की यहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। फिर यहाँ पर एच क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बी और आई 0 के ऊपर आ गए, फिर यहाँ पर क्या हो गई, बी और आई एच के इक्वल हो जाते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पर एच 0, बी और आई पीछे रह गए आपके नेगेटिव में। फिर यहाँ पर जब ये एच जब आपका यहाँ पर क्या हुआ भाई, एच की वैल्यू है तो बी और आई फिर 0 हो गए, और दोबारा से क्या हो गए, वहां पर चले गए। तो ये साइकिल आपकी बार बार इसी फॉर्म के अंदर आपकी चलती रहेगी। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, एक टर्म आती है, उस टर्म की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, एक रेटिटिविटी बोल देते हैं, एक रेमिनेंस बोल देते हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, रेटिटिविटी बोल देते हैं भाई हम इसको, और हम इसको क्या बोल देते हैं, रेमिनेंस बोल देते हैं, रेमिनेंस। और हम इसको क्या बोल देते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में हम इसको बोल देते हैं भाई। तो ये इसके हमारे पास क्या होते हैं, तीन नाम होते हैं, रेटिटिविटी बोल दो इसको, रेमिनेंस बोल दो या रेजिडुअल
मैग्नेटिज्म बोल दो, और वो किस पॉइंट के ऊपर आता है भाई, इस बी पॉइंट के ऊपर। तो देखो ये जो बी पॉइंट के ऊपर आपकी बी और आई एग्जिस्ट करता था इसके अंदर, लेकिन एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, जब ये बी और आई की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी तो आपका एच कहां पर था भाई, 0 था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रेमनेंस या ये होता है भाई, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, तब भी उस मेटेरियल के अंदर आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेटेंटिविटी हम बोल देते हैं। तो इसके अंदर हम बोल देंगे व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल देते हैं या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी हम बोल देंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, then some value of B or I exist in the material, is known as retentivity। तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, रेटेंटिविटी हम उसको बोल देते हैं भाई कि रेटेंटिविटी हमारी ये होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, रेटेंटिविटी आ जाती है कि जब हम क्या करते हैं, H की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, तब भी उस मेटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वही हमारे पास क्या होती है, रेटेंटिविटी, रेमेनेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। पेपर में आपसे कई बार इनकी डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है कि रेटेंटिविटी क्या होती है। तो रेटेंटिविटी की आप डेफिनेशन यहाँ से बता सकते हो। एक हमारे पास क्या आती है भाई, कोरिसिविटी आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, कोरिसिविटी। तो ये दो डेफिनेशन इसके अंदर, इसको आपने ध्यान से याद करना है, अंडरस्टैंड करके भाई। तो देखो कोरिसिविटी हमारे पास क्या होती है, यहां पर जो बी और आई की वैल्यू बची थी उसको 0 करने के लिए हमने क्या किया, एच की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करवाया। ठीक है, तो ये जो हम वैल्यू अप्लाई करते हैं एच की रिवर्स ऑर्डर में बी और आई की वैल्यू को 0 करने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरिसिविटी हम इसको बोल देते हैं भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई कि द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, the magnetizing force H applied in reverse order, applied in reverse direction to make B or I equal to 0 is known as कोएरिसिविटी। तो इसको हम कोएरिसिविटी बोल देते हैं कि बी और आई की वैल्यू को 0 बनाने के लिए नेगेटिव में हमने जो एच की वैल्यू अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोएरिसिविटी हम यहाँ पर बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आती है आपके हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर। इसका डायग्राम कैसे आता है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म हमें रीड करते हैं, तो वो सारी टर्म थी भाई। अब इसके अंदर देखो जो ये कर्व होती है आपकी, ये जो कर्व हमने इसके अंदर जो भी एरिया आया है, अगर हम इस कर्व का क्या कर देते हैं, एरिया फाइंड आउट कर देते हैं इस कर्व का, तो वो हमें क्या देता भाई, एनर्जी डिसिपेशन की वैल्यू दे देता भाई। एनर्जी डिसिपेशन की क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, यानी कितनी एनर्जी इसके अंदर रिलीज होगी। ठीक है, अगर आप हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और आपको हिस्टैरिसीस कर्व दी जाती है और इसमें ये बता देते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिसिपेट इन दिस फॉर्म, क्योंकि देखो एनर्जी तो डिसिपेट होती है वही जब हम क्या करें, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करेंगे एक चीज को,
तो अगर आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन द हिस्टैरिसीस कर्व, तो आप क्या करोगे, जो जैसी भी आपको कर्व दी जाती है उसका आप क्या कर दोगे, सिंपली एरिया फाइंड आउट हम कर देंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जैसे भी आपके पास यहाँ पर फिगर बनते हैं उसको फिगर के अंदर डिवाइड कर दो, कहीं पर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, कहीं पर आपका कोई स्क्वायर रेक्टेंगल जो कुछ भी फिगर बने उसी के एरिया को आप क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। वो जो एरिया निकल के आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिसिपेशन की वैल्यू हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वो तो हिस्टैरिसीस कर्व में किसके बारे में बताती थी भाई, एनर्जी डिसिपेशन के बारे में बताएगी, और इसके अंदर रेटेटिविटी क्या चीज होती है, कोरिसिविटी क्या चीज होती है। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज पढ़ेंगे कि कहां पर हमें कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना हमारे लिए सुटेबल होता है, तो उसके अंदर हम इन्हीं दो चीज को कंपेयर करेंगे, कोरिसिविटी और एक रेटेटिविटी को। तो दोनों चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, तब आपको आगे वाली जो चीज है वो अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगी। तो ये चीज आपने अच्छे से करनी है भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में बात करते हैं। जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास जो डेली की नोटिफिकेशन आती है वीडियो की वो आप तक आ सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।